बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राजू, कल्लू, मदन मोहन नाम के 4 दोस्त रहा करते थे। एक दिन वे चारों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे कि तभी उन चारों में से एक दोस्त अपने दोस्तों से बोला, हम चारों दोस्तों को गांव से बाहर घूमे हुए काफी समय हो गया है, क्यों न कहीं बाहर घूमा जाए। मोहन की बातें सुनकर तीनों दोस्तों के चेहरे चमकने लगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन, साल में एक बार तो घूमना बनता ही है। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कोई राजा महाराजा के संताने हो। अरे घूमने के लिए तो धन की आवश्यकता भी होती है और हमारे जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा नहीं है मदन, यह सच है कि हमारे पास धन बहुत कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि हम चारों कहीं घूमने न जा पाए। लेकिन हम घूमने जाएंगे कहाँ? सभी दोस्त अपने अपने मनपसंद जगह के बारे में चर्चा करने लगे, मगर वह तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर उन्हें कहाँ घूमने जाना चाहिए। ऐसे तो हम सुबह से शाम तक बहस ही करते रह जाएंगे। तो फिर तुम ही बताओ, हमें से फैसला कौन करेगा कि हमें घूमने कहाँ जाना चाहिए? हम सबको मुखिया के पास जाना चाहिए, वह हमें सही राय देंगे। फिर चारों दोस्त गांव के मुखिया के पास चले गए। मुखिया उनकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब गया और अपने आप से बोला, इन चारों ने गांव के लोगों की नाक में दम कर रखा है। यही समय है इनसे छुटकारा पाने का। मैं इन मूर्खों को ऐसी जगह बता देता हूँ जहाँ लोग जाते तो हैं मगर वापस नहीं आते जिंदा। मुखिया को गहरी सोच में डूबा देखकर कल्लू बोला, क्या हुआ मुखिया जी, क्या आप भी फैसला नहीं ले पा रहे कि हमें घूमने कहाँ जाना चाहिए? नहीं नहीं कल्लू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुम चारों को अपने मनपसंद जगह पर घूमने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम पहले से ही वहाँ जा चुके हो। मैं तुम्हें एक नए राज्य का पता बताता हूँ जो तुम सबने आज तक नहीं देखा होगा। उस राज्य की सुंदरता और हरियाली देखने लायक है। तो फिर देर किस बात की है मुखिया जी, हमें जल्दी बताइए उस राज्य का पता। यहाँ से 200 मील दूर रामगढ़ की सीमा पर जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसी पहाड़ी की दाईं तरफ जंगल की ओर तुम सब चले जाना। तुम्हें वह राज्य वहीं मिल जाएगा। लेकिन मुखिया जी, वहाँ तो बहुत घना जंगल है। कल्लू की यह बात सुनकर मुखिया बोला, जब तुम उस घने जंगल को पार करोगे तुम्हें वह सुंदर राज्य दिखाई देने लगेगा। और हाँ, उस सुंदर राज्य के बारे में किसी को मत बताना। मैंने सिर्फ तुम्हें ही उस सुंदर राज्य के बारे में बताया है, वरना गांव के सारे लोग वहां जाने लगेंगे। अगले दिन वे चारों एक टांगे पर सवार होकर रामगढ़ की सीमा पर पहुंच गए। कल्लू टांगे वाले से बोला, वो जो ऊंची पहाड़ियाँ दिख रही है ना, हमें उसके दाहिने तरफ जाना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अरे वहाँ घने जंगल के अलावा कुछ नहीं है। और वैसे भी घोड़ा बहुत थक गया है, इतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाएगा। तुम चारों को अगर वहाँ जाना है तो पैदल ही जाओ। उन चारों ने उस ऊंची पहाड़ी पर पैदल ही चढ़ने का फैसला किया।
कुछ घंटे पैदल चलने के बाद वे चारों पहाड़ की दाहिनी तरफ उस घने जंगल में खड़े थे, मगर वहां दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अरे, कहीं मुखिया जी ने हम चारों को मूर्ख तो नहीं बना दिया? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। नहीं, तुम दोनों ने शायद मुखिया जी की बात गौर से नहीं सुनी। उन्होंने कहा था जंगल को पार करते ही हमें वह राज्य दिखाई देने लग जाएगा, हमें और आगे चलना चाहिए। कल्लू की बात मानकर वे चारों दोस्त उस घने जंगल में चलते रहे। कुछ घंटों बाद उन चारों को सूर्य की किरणों से घेरा हुआ एक बहुत ही सुंदर राज्य नजर आने लगा। वे चारों बहुत ही आश्चर्य से उस सुंदर राज्य को देखने लगे। इतना सुंदर राज्य तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हाँ, इस तरह के राज्य के बारे में तो मैंने सिर्फ कहानियों में ही सुना था। यह बहुत ही कमाल की बात है। मुखिया जी इतने सुंदर राज्य के बारे में जानते हैं और आज तक हमें बताया तक नहीं। वे चारों उस राज्य के अंदर चले गए और वहाँ की गलियों और बाजारों में घूमने लगे। कुछ देर घूमने के बाद मदन अपने दोस्तों से बोला, यार मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। तूने मेरे मुंह की बात छीन ली मदन। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मगर मैं पहले ही बता देता हूँ मेरे पास पैसे बहुत कम है। चिंता क्यों करते हो? हमारे साथ कल्लू है ना, यह हमेशा कोई ना कोई चक्कर चलाकर हम सबको खाना तो खिला ही देता है। इस बार भी यह कोई ना कोई चक्कर चला ही लेगा। तुम तीनों चुप रहोगे? यह हमारा गांव नहीं है जहां मैं हर किसी को मूर्ख बना दूं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि इस सुंदर राज्य के रहने वाले लोग किस स्वभाव के हैं। तभी उन चारों को एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। वहां पर रखी गई मिष्ठानों को देखकर वे चारों उस दुकान की तरफ खींचे चले गए। आपकी मिठाई से तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। क्या भाव है इन मिठाइयों का? तुम इस राज्य के तो नहीं लगते। जी, आपने सही पहचाना। हम चारों दोस्त इस राज्य में पहली बार आए हैं। तो तुम्हारे 3 दोस्त और भी हैं। उनकी आवाज़ तो मैंने नहीं सुनी, परंतु मेरे कानों में कुछ कदमों की आहट जरूर पड़ी थी। कल्लू दुकानदार की बात सुनकर बुरी तरह से चौंक गया और वह दुकानदार की हरकत को बहुत ही गौर से देखने लगा। अरे वह सब छोड़िए और यह बताइए इन मिठाइयों का क्या भाव है? यहाँ सब कुछ मुफ्त में मिलता है। तुम्हारी जितनी मर्जी हो तुम ले जा सकते हो। क्या आप सच बोल रहे हैं? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं, इस राज्य में कोई किसी से मजाक नहीं करता। तो फिर ठीक है, 10 किलो मिठाई बांध दो। दुकानदार ने 10 किलो मिठाई बांधकर उन चारों दोस्तों को थमा दी। वह चारों एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाई खा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर उस राज्य के कुछ सैनिक आ गए और एक बूढ़े व्यक्ति से बोले, क्या तुम इसी राज्य के हो? नहीं नहीं, मैं इस राज्य का नहीं हूँ। बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। तभी सैनिकों की नज़र उन चारों दोस्तों पर पड़ी और सैनिक उन चारों के पास आ गए। एक सैनिक मदन को बहुत गौर से देखता हुआ बोला, क्या तुम इसी राज्य के हो? आखिर तुम तब से यही सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने राजा का आदेश नहीं सुना? जो व्यक्ति इस राज्य का होगा उसे राजा सोने के सिक्के देंगे। हाँ हाँ, मैं इसी राज्य का हूँ। हाँ, और मैं भी इसी राज्य का हूँ। और मैं भी। सैनिक कल्लू की ओर गौर से घूर कर देखता हुआ बोला
और तुम? नहीं नहीं, मैं इस राज्य का नहीं हूँ। तो फिर तुम जा सकते हो। फिर सैनिक मदन मोहन और राजू की ओर देखकर बोला, तुम तीनों हमारे साथ चलो। तीनों दोस्त खुश होते हुए उठ गए। मदन आहिस्ता से कल्लू का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम बिल्कुल मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। तुम्हें क्या जरूरत थी सच बोलने की? लगता है तुम्हारी बुद्धि में जंग लग चुका है कल्लू। अब तुम किसी काम के नहीं रहे। वे तीनों खुशी खुशी सैनिकों के साथ चले गए। कुछ ही देर में वे तीनों राजा के सामने खड़े हुए थे। ये तीनों इसी राज्य के हैं महाराज। तो फिर ठीक है, यही तीनों हमारी समस्या हल करेंगे। राजा ने इतना कहा ही था कि तभी वह राजा की तरह ही दिखने वाला उसका हमशक्ल आकर उन तीनों के सामने खड़ा हो गया और सैनिकों से बोला, यह तीन नमूने कौन है? यह तीनों इसी राज्य के हैं महाराज। इसका मतलब यह तीनों इस राज्य के नहीं हैं। इन्हें मौत के घाट उतार दो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। इस राज्य का राजा मैं हूँ। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मेरे सैनिकों को शक में डाल दिया है। ठीक है, अब तुम ही तीनों फैसला करो कि हम दोनों में से असली राजा कौन है। मगर याद रखना, अगर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और यह भी याद रखना बरखुरदार, अगर फैसला इसके हक में हुआ तो मौत तो तुम्हारी तब भी निश्चित है। वे तीनों बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी वह धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ कल्लू आ पहुंचा और पहले राजा की तरफ देखकर बोला, आपकी समस्या मैं हल कर सकता हूँ महाराज, मगर मेरी एक शर्त है कि आपको मुझे ढेर सारा धन देना होगा और साथ ही साथ मेरे तीनों दोस्तों को भी छोड़ना होगा। कल्लू की बात सुनकर हमशक्ल राजा क्रोधित होते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह कौन है? आज पहली बार किसी ने कहा है कि वह हमारी समस्या को हल कर सकता है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन तुम यह साबित कैसे करोगे कि हम दोनों में से असली राजा कौन है? इस बात का फैसला कुछ ही क्षण में हो जाएगा महाराज। आप पहले यह बताइए, क्या आप अंधे हैं? और अगर आप अंधे हैं तो आप इस बात को साबित करिए। देखो, तुम्हें यह मेरा हमशक्ल दिखाई दे रहा है, मगर मुझे यह दिखाई नहीं दे रहा। यह महल के सैनिक तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मगर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कल्लू दूसरे हमशक्ल राजा की ओर देखकर बोला, क्या आपको यह सब दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं होता कि यह एक पागल व्यक्ति है और असली राजा मैं हूँ? आप दोनों जमीन पर बैठ जाइए, अभी पता चल जाएगा कि आप दोनों में से असली कौन है। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और अपना हाथ बारी बारी से आप दोनों के सर पर रखूंगा और जो झूठा होगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। कल्लू की बात सुनकर वह दोनों राजा नीचे बैठ गए। कल्लू मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद जैसे ही कल्लू ने अपना हाथ हमशक्ल राजा की ओर किया, अचानक हमशक्ल राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ए, खबरदार, मुझसे दूर रहो। साबित हो गया महाराज, यही बहरूपिया है। इसे तुरंत सैनिकों से कहकर पकड़वा लीजिए, वरना यह भाग जाएगा। राजा ने उस बहरूपिये को बंदी बनाकर कारावास में डलवा दिया। राजा ने कल्लू को ढेर सारा धन दिया और उसके तीनों दोस्तों को छोड़ दिया। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कई सवाल चल रहे हैं कि मैंने उस बहरूपिये को कैसे पहचाना। तुमने बिल्कुल सही कहा,
तो फिर तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे उसी वक्त शक हो गया था कि इस राज्य में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जब उस मिठाई वाले ने हमें सारी मिठाइयाँ मुफ्त में दी थी और वह हमें देखते हुए भी हमें हमारे आवाज़ के जरिए पहचानने की कोशिश कर रहा था। और राजमहल में राजा को सब कुछ दिखने के बावजूद भी उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं समझ गया था कि यही बहरूपिया है। इसलिए मैंने एक चाल चली और उल्टा सीधा मंत्र पढ़ने लगा। मुझे पता था कि वह राजा मुझे अपने सर पर हाथ नहीं रखने देगा जो बहरूपिया होगा, और ऐसा ही हुआ। इस तरह कल्लू की बुद्धिमानी ने उसके तीनों दोस्तों की जान बचा ली और उसे धनवान बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।